अफसरों में से कुछ बांग्लादेश फौज के दूसरे सबसे बड़े अफसर मेजर जनरल जियाउर रहमान के पास गए कि मुजीब को हटाने में उनकी मदद करें। जिया ने मदद से तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन इस साजिश के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। फिर 15 अगस्त 1975 की वो सुबह आई जब फौज के जूनियर अफसरों ने मुजीब के घर पर धावा बोल दिया। जैसे ही फौजियों की इस टुकड़ी ने सिर्फ मुजीब पर ही बस नहीं की, पहले उनकी अहलिया फजीलतुन निसा बेगम को कत्ल किया, फिर बड़े बेटों शेख जमाल और शेख कमाल को मारा, बल्कि 10 साल के सबसे छोटे बेटे रसल को छलनी कर दिया। मुजीब की दोनों 9 बेहता बहुओं को भी उनके ही खून में नहला दिया। फिर यहां से वो मुजीब की बहन के घर गए और वहां भी कत्ल गारत गरी मचाई। मुजीब के खानदान के 19 अफराद चुन चुन कर मार दिए गए। बड़ी बेटी हसीना और रेहाना बच गईं क्योंकि वो जर्मनी में थी। हसीना CIA ने 51 कंट्रीज की गवर्नमेंट को गिरा दिया भाई। जो भी लोग दोस्तों, जो शेख हसीना है, अभी जो हम लोग का इंडिया में शरण लिए हुए हैं, इनका पॉलिटिकल करियर कब से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, अब कैसे खत्म हो गया और आगे जाके क्या होगा। फिलहाल शेख हसीना इंडिया में पॉलिटिकल शरण लिए हुए हैं, तो बांग्लादेश का गवर्नमेंट पलट गया है। तो ये सारे जो घटना हुई है, इनके पीछे रीजन क्या है और आगे जाके क्या होने वाला है। तो शेख हसीना का राइज एंड फॉल दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली रीजन कहाँ है और क्यों हुआ, सब जानने के लिए कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की फ्रीडम कैसे हुई, बांग्लादेश कैसे बना, इसका जानना जरूरी है। अगर हम शुरू से नहीं जानेंगे तो पूरा कहानी जो बांग्लादेश का कहानी है, यह हम लोग को समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अनडिवाइडेड पाकिस्तान 2 पार्ट में थे, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो है, जो आज का बांग्लादेश है, वो बोलते हैं, और वेस्ट पाकिस्तान जो ज़्यादातर आपका पंजाब प्रोविंस हो गया, ये वाला वर्ड हो गया, हिंदी उर्दू भाषी हो गया। तो इसमें क्या थे, 1970 में जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना की फादर है, ठीक है, तो इन्होंने, इनका जो पार्टी है आवामी लीग, ये इलेक्शन जीत जाते हैं वहाँ पर। लेकिन क्या होता है, मेजॉरिटी लेके इलेक्शन, जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में वो जीत जाते हैं, लेकिन जो जनरल याहिया खान है और आपका जुल्फिकर भुट्टो, ये लोग अपना जो पावर हैंडओवर करने में यानी कि पावर हैंडओवर करना नहीं चाहती है। तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। मेजॉरिटी जो कि ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी है, 56% बंगाली थे पूरा ऑल ओवर पॉपुलेशन से। तो इनका जो सीट है आवामी लीग का पूरा पाकिस्तान में अनडिवाइडेड सबसे ज़्यादा मिला था। लेकिन बंगाली बोल के आज का जो आपका जो लैंग्वेज का डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है, इनके ऊपर हमेशा इंसल्ट किया जाता था, मजाक बना कर रखा था। तो ये जो पावर है, पावर हैंडओवर करना नहीं चाहते, बावजूद इलेक्शन में लीगली जीत गए थे। इसकी वजह से क्या होता है, 1970 में जो पावर वो हैंडओवर करना नहीं चाहते, तो शेख मुजीबुर रहमान लास्ट मोमेंट में ढाका में एक स्पीच देते हैं, बोलते हैं कि बांग्लादेश अभी फ्री होगा और फ्रीडम के लिए पाकिस्तान तैयार है। ये जो स्पीच देने के बाद शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया जाता है और 9 महीने के लिए उसको पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है। फिर ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया जाता है और ऑपरेशन सर्च लाइट में ब्रूटली किलिंग होता है, वार क्राइम होता है। कुछ जो प्रो पाकिस्तानी है, कुछ लोग भी है, कुछ मिलिट्री में था, वो उनके साथ दिया, कुछ बांग्लादेश के साथ दिया। तो बांग्लादेश में मास किलिंग हुआ। कम से कम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख, करीबन 10 लाख लोगों को बेरहमी से मारा गया।
10 लाख बंगाली को बेरहमी से कत्ल किया गया बांग्लादेश में। लाखों महिलाओं के साथ रेप किया गया। मतलब इतना मैसेकर हुआ, लाखों लोग भाग के असम आना पड़ा उस टाइम में, बांग्लादेश छोड़ के, या बंगाल आना पड़ा, त्रिपुरा आना पड़ा। तो ये उस टाइम में हम लोग इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, ये सब देख रहे थे। तो इंडिया ने ये जो इनह्यूमन एक अत्याचार हो रहा था वहाँ पर, जो ब्रूटल किलिंग हो रहा था, मैसेकर हो रहा था, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा था, वॉर क्राइम हो रहा था, ये सब को देख के उनको अच्छा नहीं लगा। तो क्या करते हैं, इंडिया की तरफ से बांग्लादेश जो रेवोल्यूशन जो फोर्स हैं इनको सपोर्ट दिया जाता है, इंडिया की तरफ से। और पाकिस्तान का इस वार में हार जाते हैं, पाकिस्तान को इंडियन आर्मी डिफीट कर देते हैं। फिर जाके एक समझौता होता है और पाकिस्तान से शेख मुजीब को छोड़ा जाता है, और इंडिया आने के बाद इंडिया से पास पीस उनका होता है। फिर जाके बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश जाके जनरल इलेक्शन 1973 में जनरल इलेक्शन होता है, और वो एक पॉलिटिकली इलेक्टेड एक लीगल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं 1973 में। उसके बाद क्या होता है, कुछ उनका डिसीजन, जैसे कि वो वॉर क्राइम जो कर रहे थे उनके ऊपर कुछ उन्होंने डिसीजन लिया। बाद में जो शेख मुजीबुर रहमान ने जो सोशलिस्ट उनका जो कॉन्सेप्ट है, लिबरल सोशलिस्ट, ये करना शुरू कर दिया। उनके वजह से कुछ लोग जो है वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, इनको अच्छा नहीं लगा। दूसरा बात यह है, जो वॉर क्राइम कर रहे थे इनको खिलाफ ये एक्शन लेने के लिए शुरू कर रहे थे। बाकी जो कुछ प्रो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे इन्होंने भी आके बोला कि हम लोगों ने भी तो आपके वॉर में साथ दिया था, लेकिन वो हमको भी ये चाहिए वो चाहिए। तो इनको तो सब मालूम था, इनको मालूम पड़ गया था कौन उस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हम लोग का साथ दिया, कौन साथ नहीं दिया, क्या 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 नहीं किया। तो हालत ऐसा था उस टाइम में जो बांग्लादेश फ्रीडम हुआ था, तो उस टाइम में हालत कुछ ऐसा था कि भूखमरी ज़्यादा थे वहाँ पर, पॉवर्टी ज़्यादा थे, एजुकेशन का जो बहुत इलिटरेट लोग थे वहाँ पर, एजुकेशन बहुत बैकवर्ड थे, एजुकेशनली आपका इकोनॉमिकली सारे पिछड़ा हुआ थे, हालत बहुत ख़राब था इंडिया में पोस्ट वार जो ख़त्म हुआ था। तो देखिए उस टाइम में क्या है, उस टाइम में उस गवर्नमेंट को वहाँ पर कोई भी आदमी को अगर हाथ में देंगे तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस टाइम में 1971, 72, 75 उस टाइम में इंडिया का भी हालत बहुत ख़राब था। तो सब कॉन्टिनेंटल एरिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब एरिया में सब कॉन्टिनेंटल मुल्क में हालत ख़राब थी, इकोनॉमिकल हालत ख़राब थी। तो ये सब सर्वाइव करने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। हाँ, कुछ डिसीजन ऐसे थे उनका, जो कोई भी गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेगा तो कुछ डिसीजन किसी को अच्छा नहीं लगेगा, सबको अच्छा नहीं लगेगा। 10 लोग हैं, 10 में से 1-2 आदमी उसमें अपोज करेगा जरूर। तो कुछ डिसीजन शेख मुजीबुर रहमान का उनको अच्छा नहीं लगा। तो इस बीच ये आप आती है असली कहानी। ये बात आपको समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, रियल फैक्ट। तो बहुत सारे लोगों का कहना है, और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी कहना है, कोई भी देश में गवर्नमेंट को जो फॉर्म होता है उसमें आपका इंटेलिजेंस या जो CIA ये सब का ISI इनका हाथ होता है। तो कोई भी गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस पार्ट जो होता है, प्रशासन इंटेलिजेंस, इनका एक रूल होता है। तो पाकिस्तान के दिमाग पे थे कि ये शेख मुजीबुर रहमान को जो गवर्नमेंट फॉर्म किया, जो प्रो इंडियन थे, उनको लगा जो इंडिया के सपोर्ट गवर्नमेंट है। तो ये कहना का है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, और पॉलिटिकली जो एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं कि पाकिस्तान बैक्ड
जो मिलिट्री फोर्स था उस टाइम में, उन लोगों ने क्या किया, जो सिर्फ जो कल्प्रिट थे उस ग्रुप थे, मतलब आपका बांग्लादेश आर्मी में, वो लोग को वो इंस्टिंग किया इनको असैसिनेट करना है। तो पाकिस्तान की हेल्प से वहाँ से कुछ इंस्टिंग आ रहा था और कुछ यंग मिलिट्री फोर्स थे, उनमें मेजर भी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, कैप्टन थे। तो ये सब मिल के एक बार इन्होंने मेजर जनरल जियाउर रहमान के पास चल जाते हैं, ताकि बोलते हैं इनको रास्ते से हटाना है, इनका पॉलिसी हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो इन्होंने मना कर देते कि ऐसा कॉन्स्पिरेसी में हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये बात उनको स्टॉप भी नहीं किया। फिर जाके ये लोग क्या करते हैं, 1975 15 अगस्त इस दिन शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल कर देते हैं और उनके साथ उनके भाई, उनका बहन, उनका फूफू, जो भी उनके खानदान में थे, उनका करीब रिश्तेदार, इनको भी ये लोग ख़त्म कर देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये इन लोग को ख़त्म करने के बाद ये लोग सुरक्षित बच जाते हैं। तो सुरक्षित बच जाते हैं, इन लोगों को अलग अलग डिप्लोमेट में अलग अलग देश में पोस्टिंग किया जाता है और इनके खिलाफ एक उस टाइम में जो जियाउर रहमान मिलिट्री चीफ बन जाते हैं और पूरा देश का रूलिंग मतलब डिक्टेटर बन जाते हैं। उस टाइम में वही रूल करते हैं जियाउर रहमान। तो उस टाइम में जियाउर रहमान ने एक एक्ट पास किया था, इम्यूनिटी एक्ट। इनके खिलाफ जो लोग असैसिनेशन में मतलब शामिल थे, इनको कोई अरेस्ट नहीं होगा, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये सब करके इन लोगों को अलग अलग देश में अलग अलग पोस्ट में पोस्टिंग किया गया, यहाँ पर भी पोस्टिंग किया गया, मतलब इनका पूरा कंफर्ट जोन में ये लोग रहना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट कब आता है दोस्तों, शेख हसीना जो जिस टाइम में एक ब्रूटल किलिंग हुआ था, उनका पिताजी का जो हत्या हुआ था वहाँ पर, उस टाइम ये जर्मनी में थे, इनका बहन रहना और ये जर्मनी में थे। तो ये लोग वहाँ से जर्मनी से इंडिया आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में आने के बाद ये लोग दिल्ली में पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं, ये शरण लेते हैं वहाँ पर दिल्ली में, और दिल्ली में ये लोग कुछ साल तक रहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान की जो डेथ हो जाती है, उनका जो असैसिनेशन हो जाता है, उसके बाद 1977 से लेकर 1981 तक जनरल जियाउर रहमान ने बांग्लादेश पर रूल किया। तो उन्होंने 1978 में अपना बीएनपी पार्टी फॉर्म किया। फॉर्म करने के बाद वो अपना पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते थे, वो अपना पावर को लीगलाइज करना चाहते हैं पूरा वर्ल्ड के सामने कि मैं एक मतलब इलेक्शन करके ऐसे ही तो दिखाना चाहते कि मैं अपना लीगली में मतलब पावर एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 1977 से 1981 तक वो रूल किया, ठीक है। 1981 में चित्तागोंग में इनका मिलिट्री के द्वारा इनका भी असैसिनेशन हो जाते हैं। उसके बाद 1981 में इनका चैप्टर खत्म मिलिट्री, फिर एक मिलिट्री ऑफिसर आ जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद जनरल हुसैन मोहम्मद एरशाद ने आपका पावर डिक्टेटरशिप बन जाते हैं वहाँ पर बांग्लादेश में, पावर ले लेते हैं, वो मिलिट्री रूलर बन जाते हैं। वो 1982 से 88 तक पावर में बने रहते हैं। उसके बाद कहानी तब शुरू होती है कि 1981 में 6 साल बाद, मतलब अभी से शुरू होता है शेख हसीना का स्टार्टिंग पॉइंट एरिया, पॉलिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो 1981 में इंडिया से 6 साल रहते हैं दोस्तों। 1981 में चित्तागोंग में आपका जनरल जियाउर रहमान का असैसिनेशन हो जाते हैं। उसके बाद 1982 में मतलब बांग्लादेश में उस टाइम में जनरल हुसैन मोहम्मद एरशाद वो मिलिट्री चीफ बन के डिक्टेटरशिप बन जाते हैं, तो रूलिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कुछ घटते हैं, जो 6 साल से इंडिया में आपका शेख हसीना यहाँ पर रह रहे थे, वो बांग्लादेश जाते हैं
बांग्लादेश जाने के बाद उसका नज़रबंद भी किया जाता है, उनका पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू होता है तब। तो उनको उनके साथ जो जियाउर रहमान, उनके जो वाइड होते हैं पीएनपी पार्टी का, उससे बन जाते हैं बेगम खालिदा जिया। तो ये लोग दो मिल के इस एक मतलब मूवमेंट शुरू कर देते हैं डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तब कहानी धीरे धीरे शुरू होता है। और ये जो हुसैन मोहम्मद एरशाद जो मिलिट्री चीफ हैं, मिलिट्री ब्लड था, ये अपना रिजाइन देने से इनकार करते थे। लेकिन आम पब्लिक की दबाव में और जो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से और शेख हसीना और आपका खालिदा जिया, इनका जो मूवमेंट होता है, इनके आगे जाके वो एटलीस्ट रिजाइन देना पड़ता है। 1988 में जाके रिजाइन दे देते हैं। उसके बाद 1990 में जाके इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। तो 1991 में इलेक्शन में जीत जाते हैं। आपका पीएनपी जो पार्टी है, बेगम खालिदा जिया, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तभी वो हट जाते हैं अवामी लीग, मतलब शेख हसीना का था शेख होता है। तो फिर भी शेख हसीना एक आइडेंटिटी की तरह बना रहते हैं और पीछे नहीं हटते, जद्दोजहद स्ट्रगल करते रहते हैं। उनके दिल में एक खौफ था, एक मतलब दर्द था, उनका चैलेंज था, क्योंकि अपने जो पिताजी का जो भी लोग कत्ल है, इनके ऊपर जस्टिस होना है, पिताजी को न्याय दिलाना है। तो ये मन में लेके वो बैठे थे। वो पूरा 6 साल इंडिया में रहते पूरा चीज़ों पर नज़र रखा, सीख के जाके स्ट्रगल किया, नज़रबंद किया, जेल में भी गया। इतना एक लंबा टाइम वो किस तरह से जिएगा, आप सोचिए। जिनका फैमिली पूरा ख़त्म कर दिया गया हो, वो कितना तकलीफ में होंगे। लेकिन वो एक आयरन लेडी की तरह सब लोग मानते हैं, इसलिए वो कभी पीछे नहीं हटा, करता रहा मतलब आपका स्ट्रगल। फिर जब 1996 में जाके ये इलेक्शन जीत जाते हैं। जीतने के बाद पहला मतलब वो आम आदमी की तरफ से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं देश में। फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 1996 में ये जो प्रोटेक्शन दे के रखा था, एक एक्ट बना के, जो शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने इतना योगदान दिया बांग्लादेश की इलेक्शन में, फादर ऑफ नेशन बंगबंधु बोला जाता है जिसको, उनका जो हत्यारा है, ये लोग सब बैठे रहते हैं इधर तक। तो इनका जो एक्ट था प्रोटेक्शन देने का, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, इंडेमनी एक्ट 1975, तो इसको हटाना पड़ा, इसको रिपील किया शेख हसीना, रिपील करके इनके ऊपर मुकदमा चालू किया। ये लोग अलग अलग मुल्कों में रहते थे, कुछ यूएस में, कुछ थाईलैंड में, कुछ पाकिस्तान में छुपे हुए थे। उनके बिना भी यहाँ पर वहाँ पर कुछ को वहाँ से उठा के लेके आया, और इनके ऊपर एक लंबा प्रोसेस चला, शुरू हो गया। तो इनका भी जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म है, लिबरेशन है, एजुकेशन है, इनके ऊपर ये काम करना शुरू कर दिया। और इनका जो शेख हसीना से पहले जो बांग्लादेश का जीडीपी 3.5 के आसपास के कोस्ट, वो बढ़ के 7.87 तक पहुंच गया था। तो इसका अभी पॉलिटिकल करियर 1996 से शेख हसीना का शुरू हो जाता है। शेख हसीना 1996 से 2001 तक एज ए प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं। फिर इलेक्शन हार जाते हैं, और इलेक्शन हारने के बाद करप्शन चार्ज लग गए उनके ऊपर, बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने फिर से फेस करना शुरू कर दिया। जो पॉलिटिकल जो होता है, जो कॉन्स्पिरेसी, उसका भी उनको शिकार होना पड़ा। और उनके पीछे पाकिस्तान का जो ISI होते हैं, ये हमेशा लगा रहता है। वो पाकिस्तानी लोग हमेशा उनके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि वो लिबरल भी थे और प्रो इंडियन थे। तो पाकिस्तानी का जो आपका ISI है, ये लोग और पाकिस्तानी आर्मी इनको पसंद नहीं कर देते, बहुत सारे रीज़न है। तो उसकी वजह से ये इलेक्शन हार जाते हैं। फिर वो कम बैक करते हैं 2009 में। 2009 से 2024 तक ये बने रहते हैं। तो इस बीच कुछ ऐसा घटता है जिसके वजह से वो बांग्लादेश से
बांग्लादेश छोड़ के फिर से एक चुने हुए सरकार गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर को उसी को छोड़ना पड़ता है, छोड़ के अपने आप को बचाने के लिए इंडिया में शरण लेना पड़ता है। तो 2009 से 2024 तक हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे इस बीच क्या हुआ, असली कहानी कब कैसे शुरू हुआ, रीज़न क्या है, कौन इसके पीछे है और आगे जाके क्या होने वाला है। दोस्तों 2010 में 2009 में इलेक्शन जीतने के बाद 2010 में जो शेख मुजीबुर रहमान को जो एसोसिएशन शेख मुजीबुर रहमान को जो जिस लोगों ने बेरहमी से किलिंग किया था, तो उनके ऊपर को जो फाइनल जस्टिस होता है 2010 में 20 में से 20 लोगों को मिलिट्री कोर्ट को आपको वहाँ पर दोषी माना जाता है। उनमें से 15 को मतलब लाइफ सेंटेंस यानी कि मौत की सज़ा दिया जाता है और एग्जीक्यूशन किया जाता है। दोस्तों इनमें से कुछ लोग हैं इस तरह से, हम आपको बोल लेते हैं। मेजर सईद फारूक रहमान, मेजर खंडकार अब्दुल रशीद, मेजर शरीफुल हक डालिम, कैप्टन बजलुल हुदा, लेफ्टिनेंट कर्नल खंडकार नजमुल हुदा, लेफ्टिनेंट कर्नल मोइनुद्दीन अहमद, मेजर सुल्तान शहरियार रशीद खान। तो ये लोग को कुछ लोग को तो फांसी हो गई, कुछ लोग अभी भी आपका बाहर के मुल्क में छुपे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया, थाईलैंड हो गया, यूएस में, अलग अलग जगह पर मुल्क में ये लोग कुछ छुपे हुए हैं। तो सबका अभी तक फांसी हो नहीं पाया। तो 2010 में इनको जस्टिस मिल जाता है और इसके बाद शेख हसीना आपका लिबरल हो जाता है। लिबरल होके जो लोगों ने आपका वार क्राइम किया है या उनका पीछे ये कॉन्स्पिरेसी के पीछे था, ये लोग का भी मतलब मुकदमा चलते रहते हैं, इनको भी कुछ ना कुछ इनको भी पनिशमेंट मिलता है। तो इनका जो रिवेंज था एक तरफ का, जो रिवेंज नहीं बोले तो इसको आप जस्टिस बोलते हैं, जस्टिस दिलाते हैं लोगों को। जो बेरहमी से किलिंग होती है इलीगल था, तो इसके ऊपर जस्टिस हुआ उनको। दोस्तों 5 अगस्त को 2024 5 अगस्त को हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और अपना जान इस तरह से बच गया और उन्होंने अभी इंडिया में आकर शरण पॉलिटिकल असाइलम किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उनका जो स्ट्रगल था, उनका जो ये जो पॉलिटिकल करियर था, मतलब इतना मतलब हैप्पी नहीं था। तो उन्होंने तो अपना बदला ले लिया, जो बांग्लादेश के लिए करना था वो भी कर लिया था। लेकिन ये जो किस्मत का खेल देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर छोड़ के इंडिया में आके शरण लेके रुके हुए हैं, ये इंडिया में रुक के क्या करेंगे, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर्स क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो वक्त ही बताएगा वो फिर से बांग्लादेश जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा। ताकि हो ऐसा भी हो सकता है कि पीछे जाकर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद इंटरनेशनल दबाव उसके ऊपर आ जाए। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है वहाँ पर नोबेल अवार्ड विनर यूनुस के हाथ में और मिलिट्री बैक में, तो ये जो हो रहा है वहाँ पर, उसके वजह से इंडिया के ऊपर भी असर पड़ा है, इंडिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट में असर पड़ा है। और जो कि वो उसका गवर्नमेंट अभी वहाँ पर अभी फंडामेंटल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो है वो अभी एक्टिव हो गया है, वो पाकिस्तानी लोग एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान से वहाँ पर कुछ राशन कुछ चीज़ अभी क्या है सुनने के में, जो शुगर है, शुगर का वहाँ पर सप्लाई होना शुरू हो गया, वहाँ से बहुत सारी चीज़ वहाँ पर पाकिस्तान से आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान का भी हालत इतना, इकोनॉमिकल हालत इतना अच्छा नहीं है, खुद का हालत बहुत ख़राब है इकोनॉमिकल। तो वो कितना सपोर्ट कर पाएगा बांग्लादेश को इकोनॉमिकल साइड से, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो जोश में आके अपना एक ही रिलीजन है बोल के जो लोग वहाँ पर अभी पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं, बाद में समझ में आएगा उन लोगों को। दूसरा चाइना के ऊपर जो भी गया, चाइना एक ड्रैगन होता है, जिस भी देश में जाता है उस देश को खा लेता है। वो लोग समझते हैं कि हम लोग को अच्छा करने के लिए आए थे, कोई अच्छा नहीं करता वो लोग। एशियन मुल्क में भारत एक ऐसा देश है जो सबके साथ शांति से रहना चाहते हैं, किसी के खिलाफ पहले अटैक कभी नहीं किया है।
इतना अभी स्ट्रांग होने के बावजूद भी। तो बांग्लादेश को बनता है कि बांग्लादेश हमेशा इंडिया के फेवर में रहें, तो बांग्लादेश के लिए उस अच्छा ही है। पाकिस्तान जाने से इनको कुछ नहीं मिलने वाला, उनके सपोर्ट में रहने से। सिर्फ रिलीजन हो गया, रिलीजन कोई भी देश में जब बढ़ जाता है ना, रिलीजन का दबदबा जब बढ़ जाता है, जब सर पर चढ़ जाता है, नशा चढ़ जाता है, आंखों में रिलीजन होता है, तो वो देश धीरे धीरे अलग टेक्निक डेवलपमेंट खो देता है। लेकिन ठीक है, रिलीजन ठीक है, कोई भी किसी का रिलीजन ठीक है, आपका अपना रिलीजन फॉलो करे, लेकिन कर्म ही धर्म है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इसके ऊपर अभी ये बांग्लादेश में मौलवी का जो फंडामेंटली इनका बड़ा दबदबा बढ़ जाएगा, बड़े बड़े लेक्चर मारेंगे, लेकिन इनका हालत क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, पढ़ा लिखना होना चाहिए, ये सब डेवलपमेंट काम करना चाहिए, ये सब होना चाहिए, एजुकेशन में काम होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तो ये सब तो नहीं है। खुद बांग्लादेश पाकिस्तान का हालत ख़राब है, उनका इतना हालत ख़राब है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं वहाँ पर। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब से पाकिस्तान फ्रीडम हुआ है, बना है, तब से लेकर आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना जो टेनर है पूरा 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया। एक गवर्नमेंट बन जाता है, 2-3 लोग उसके ऊपर पीछे लगा रहते हैं, हमारा बाड़ी कर पाएगा, इनको हटाओ हम जाएंगे। और करप्शन पे करप्शन, हर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के ऊपर करप्शन लग जाता है। जो यहाँ का जो उनका जो मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं, ये भी करप्ट होते हैं, इनको भी करप्शन चार्ज लगते हैं, ये टेक ओवर कर लेते हैं। इंडिया में ऐसा होता नहीं, डिसिप्लिन कंट्री है इंडिया। तो बांग्लादेश में भी ऐसा ही हालत है, पाकिस्तान का ही मिलता जुलता है, तो उनका भी ऐसा ही है। मिलिट्री का मतलब उनका जो दिलासा बहुत बड़ा है, उनका मतलब लालची है, तो वो भी टेक ओवर कर लेते हैं। हाँ, मिलिट्री हम गवर्नमेंट ऊपर बैठ जाता है, बैठ के चलाना शुरू कर देते हैं। मिलिट्री आके, आर्मी आके, ऑफिसर आके अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं, मैं रूलर, मैं गवर्नमेंट का आदमी लेता हूँ देश का। ऐसा है, तो ऐसा होने से क्या होगा? तो इसमें तो कुछ नहीं होगा ना। मिलिट्री रूल में कोई क्या बोल पाएगा? कुछ नहीं बोल पाएगा। कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई प्रेस फ्रीडम नहीं है वहाँ पर। लेकिन शेख हसीना के टाइम में तो कुछ ना कुछ तो था, लीगली तो क्या उसने, तो सिर्फ भारत से जो कुछ वो ले रहा था भलाई के लिए ले रहा था, तो इसके बाद अच्छा नहीं लगा, ना चाइना को अच्छा लगा, ना पाकिस्तान को अच्छा लगा। ठीक है, अभी जो भुगतेगा बांग्लादेश की जनता भुगतेगा, जो भी होगा। ये पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, इनका तो बल्ले बल्ले, इनका तो अच्छा होगा। जो भी लीडर्स हैं, जो है ये XYZ है, इनका कुछ नहीं होने वाला है। जो आर्मी ऑफिसर्स है, इनका भी कुछ नहीं होने वाला है, इनका भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन भुगतेगा कौन? जो आम पब्लिक है, वहाँ का जो आम पब्लिक है, जो साधारण जनता है, इनको भुगतना पड़ेगा, इनको पर असर पड़ेगा, इनके वेलबींग पे असर पड़ेगा। तो ये जो शेख हसीना का जो यहाँ से छोड़ना पड़ा था, इसके पीछे बोलने का कुछ लोग बोलते हैं एनालिस्ट, इसके पीछे यूएस का भी हाथ है। यूएस का जो CIA इंटेलिजेंट है, इनका भी हाथ है, पाकिस्तान का ISI के भी हाथ। कुल मिला के एक प्लानिंग के मुताबिक ये सब अंजाम दिया गया, तो शेख हसीना को वो देश छोड़ना पड़ा। दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है ये जो हुआ है शेख हसीना से, गलत हुआ है या सही हुआ है? आगे क्या होगा? अपना राय जरूर बताइए कमेंट्स में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।